आवाज आ रही रवि? यस सर, आ रही है। ठीक। गुड आफ्टरनून सर। आप में से बहुत लोगों के फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं फर्स्ट ईयर। अदिति राय किसकी फोटो लगा दी तुमने? Good morning, sir. आवाज आ रही है? यस Yes, सर। sir. यस सर। प्रखर, यस सर। आज हम लोग ट्री जो है बनाएंगे, जो आपने बताया था। लिख लीजिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री, हेडिंग बनाइए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्री।
बाकी लोग कहाँ है भाई, स्ट्रेंथ बहुत कम है। जिनकी भी अटेंडेंस 75% से बिलो है उनका फॉर्म जाएगा नहीं एलयू। वो लोग जब फॉर्म जमा करने आए तो अपने पेरेंट्स को साथ में लेके आए। ऑनलाइन क्लास का मतलब नहीं है कि जब आप क्लास करेंगे तब मन होगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। है ना। आपने सोचा कि प्रमोशन हो रहा है, जो चाहे वो कर ले। रजत श्रीवास्तव कितने दिनों बाद क्लास ज्वाइन कर रहे हो आज? Sir, 10 days. हैं? 10 days. 3 क्लास में तो लगातार एब्सेंट है, उसके पहले भी एक की, फिर 2 में एब्सेंट रहे, फिर एक की, फिर एब्सेंट रहे। आप तो वही वाला है कि जो है इस सेमेस्टर में जब आपको लगा कि प्रमोट हो जाएंगे, यूनिवर्सिटी ऐसा प्लान कर रही है, तो सारे काम इसी सेमेस्टर में कर लेते हैं। अगर आप लोग का बस चले तो कहो आईएएस पीसीएस का एग्जाम भी ऐसे ही क्लियर करा दें। समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग हर लेवल में स्क्रीनिंग और स्ट्रीमिंग करेंगे। जितने भी रूल बने हुए हैं वो सारे यहाँ फॉलो होते हैं। अभी आप फर्स्ट ईयर है, आपको भी ये नहीं समझ में आ रही है, और जब तक समझ में आएंगे आपको बहुत नुकसान हो जाएगा। देखिए स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। Yes, sir. क्या नाम? फर्स्ट ईयर का फॉर्म किस तरह है? क्लास ज्वाइन किया हमने। शांतनु, तो ज्वाइन करो ना, क्या दिक्कत है? हाँ? क्या कोई दिक्कत है क्या उसमें? ज्वाइन करिए और सुनिए, फॉर्म यहाँ रख लीजिए, दिखाइए। यहाँ अपना नाम लिखे, यहाँ साइन करिए, बस हमारा भी हो जाइए, क्लास ज्वाइन करिए, अटेंड करिए। क्वेश्चन लिखिए। कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री। वॉइस आ रही है बेटा? Yes, हाँ, कंस्ट्रक्ट द बाइनरी ट्री using following traversal order या traversal method। ज्वाइन करो क्लास, शांतनु क्लास ज्वाइन करो। लिख लिया? yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब इसमें 2 ऑर्डर में दे रहा हूं। पहला प्री है जिसमें एलिमेंट है एफ, ए, ई, के, सी, डी, एच, जी, बी।
इन ऑर्डर देखिए, ई ए सी के एफ एच डी बी जी, और इसका पोस्ट ऑर्डर भी है, लेकिन हमें कोई भी दो ऑर्डर चाहिए होंगे। अभी हम बताते हैं पोस्ट ऑर्डर भी, आपको दो ही ऑर्डर ज्यादातर मिलेंगे, सिर्फ आपको दो ऑर्डर की ही रिक्वायरमेंट है। ई सी के ए एच बी जी डी एंड एफ, ये सब लोग देख पा रहे हैं? यस सर। शांतनु दिखने लगा स्क्रीन? अरुणेश, Yes, sir. कशिश, यस सर। हाँ, अच्छा, तो अब ये ट्रेवर्सल ऑर्डर दिया है। अभी तक हम लोग ने जो बाइनरी ट्री का ट्रेवर्सल पढ़ा था उसमें जो है, अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा था उसमें ट्री हम लोग को दिया होता था, गिवन होता था, एंड हमको ऑर्डर जो भी बोला जाता तो वो हम ट्रेवर्स करके इस फॉर्म में डिस्प्ले कर देते थे। अब वाइस वर्सा कंस्ट्रक्शन करना है, ऑर्डर हमको ट्रेवर्सल दिया हुआ है और इससे ट्री बनाना है। तो तीनों ट्रेवर्सल मिल जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और दो अगर हमारे पास ट्रेवर्सल होंगे तब भी हम लोग ट्री ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों में से इन ऑर्डर एक जरूर होना चाहिए, मतलब ये नेसेसरी कंडीशन है। प्री या पोस्ट में कोई एक, तीनों मिले तो बेस्ट, एवरेज केस में कोई दो ऑर्डर मिलेगा तब भी हम ट्री ड्रॉ कर लेंगे, लेकिन वो दो ऑर्डर में से एक इन ऑर्डर जरूरी। रीजन ये क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं प्री ऑर्डर है तो ये नोड आपका एफ, ये रूट पहले होगा। पोस्ट ऑर्डर में लास्ट का एलिमेंट ये रूट होगा। लेकिन अगर सिर्फ इस ऑर्डर को आप देखेंगे तो आप ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इसमें कौन सा ऑर्डर में रूट कौन है और लेफ्ट पार्ट क्या है। बात समझ में? अगर मैं आपको प्री और पोस्ट दूंगा तो रूट तो आप आसानी से पता लगा लेंगे, लेकिन you will not be able to find the left part of the tree or right part of the tree। तो इस केस में इन ऑर्डर आपको रिक्वायर्ड होगा। इन ऑर्डर जब आपको पता होगा तो ये देखिए, आपने यहां से प्री या पोस्ट ऑर्डर में से किसी एक ऑर्डर से रूट फाइंड आउट कर लिया, तो ये आप इन ऑर्डर में भी फाइंड आउट कर लीजिए। जैसे ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रूट है, ये एफ आपको इन ऑर्डर में यहाँ रूट लिखा हुआ है, यानी दिस पार्ट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द ट्री एंड दिस पार्ट इज द राइट पार्ट ऑफ ट्री। इतनी बात समझ में आई सबको? यस सर। यस सर। इसलिए इन ऑर्डर बहुत जरूरी है। क्या नाम है? ठीक है, पवन मिश्रा। पवन, ये सब कहीं टहल रहे हैं। पवन मिश्रा, कमलकांत। कमलकांत तो कॉलेज आए थे फॉर्म जमा करने। यस सर। बहुत लेट से ज्वाइन किया। सर अभी अभी सर आए हैं कॉलेज से। कॉलेज आए हो? कॉलेज आए थे ना सर अभी अभी। हाँ, तो सर अभी पहुंचे जस्ट।
तो ज्वाइन कर लेते, बात निकल गई इतनी। चलो वीडियो लेक्चर देख लेना हमारा। पूजा Yes, sir. ठाकुर, Yes, sir. हाँ ये बात समझ में आई कि इन ऑर्डर क्यों रिक्वायर है। Yes, sir. हाँ, इन ऑर्डर से ही आप पता लगा पाएंगे कि लेफ्ट पार्ट कौन सा है हमारे ट्री का और राइट पार्ट कौन सा है हमारे ट्री का। ठीक है, अब जो है हम लोग ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, रूट हमको पता चल गया। ये प्री ऑर्डर में एफ है, यहां पोस्ट ऑर्डर में एफ है और इन ऑर्डर में भी एफ है, तो रूट तो हमारा एफ होगा। ये देखिए हमने रूट बना लिया इसका। अब ये इसका लेफ्ट पार्ट है, दिस इज द लेफ्ट पार्ट, एंड ये इसका राइट पार्ट है। अब ये लेफ्ट पार्ट है, और जब ये आपने देख लिया यहाँ पे, तो ई ए सी के यानी इतना पार्ट ये आप देख पा रहे हैं, ये लेफ्ट पार्ट है यहाँ पे, और एच डी बी जी यानी ये इसका राइट है। सेम यहाँ पे भी ये इतना लेफ्ट पार्ट है और ये जो है इसका राइट पार्ट। सिर्फ इन ऑर्डर से पता चल गया। बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. हाँ, तो हम इन ऑर्डर की बात करते हैं, यानी ई और ए। और जब हम इसको प्री ऑर्डर में लिख पा रहे हैं तो लिखा है ए और ई, तो मतलब जो इसका सब्सिक्वेंट राइट पार्ट होगा, जैसा हम देख पा रहे हैं इसमें क्या होता है, रूट लेफ्ट, ये होता है ना रूट लेफ्ट और तब राइट। हम अभी दो ही ऑर्डर लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, आवाज आ रही ना वापस? Yes, sir. हाँ, जब आप देख पा रहे हैं कि हम लोग ये रूट लेफ्ट राइट होता है, ये लेफ्ट रूट राइट होता है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें रूट पहले होता है तब लेफ्ट होता है, यहाँ पे पहले लेफ्ट एक्सट्रीम होता है देन रूट होता है। तो ये देखिए थोड़ा हिट एंड ट्रायल में और रिवर्स बैक बाउंस बैक करके भी आपको चेक करना पड़ेगा। अगर हम ये लगाएं ए और इसका भी लेफ्ट ई जैसा कि इसमें दिया हुआ है, और उसके बाद बैक ट्रैक करें, तो अगर हमने इसको प्री ऑर्डर में ट्रेवर्स किया तो रूट, फिर लेफ्ट पार्ट में गए, एक ट्री मिला तो पहले इसका रूट ए और फिर इसका लेफ्ट ई लिख लिया। लेकिन अगर हम इन ऑर्डर में बात करें तो ये रूट मिला, इसके लेफ्ट पार्ट में जाएंगे, यहां फिर से एक ट्री मिला, इसके लेफ्ट पार्ट में जाएंगे तो हम लिखेंगे ई और ए और तब एफ होगा। ये बात समझ में आ रही है कि हमने क्यों लगाया है ऐसे, क्यों, किस सरकमस्टांसेस और कंडीशन चेक करने के बाद हम यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे बात समझ में आ रही है? सर एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, बहुत ध्यान से जो मैं बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए एफ तो सबको पता चल गया कि ये इसका रूट होगा ट्री का। अब हमको देखना है कि ये जो लेफ्ट पार्ट है इसका भी तो अरेंज करना है ट्री में, क्योंकि ये एफ का पूरा लेफ्ट पार्ट है। तो हम ये अब लेफ्ट पार्ट इसका कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं इन ऑर्डर में लिखा है ई और ए, क्योंकि इसका सीक्वेंस होता है लेफ्ट रूट राइट, यानी ये इसका लेफ्ट है और ये इसका रूट है। प्री ऑर्डर में जब हम बात कर रहे हैं तो लिखा है ए और ई, जिसमें हम रूट लेफ्ट पहले करते हैं। तो ये रूट है और ये इसका लेफ्ट है। तो हमने इसी हिसाब से ये ऑब्जर्व किया कि ए इज रूट ऑफ ई। समझ रहे हैं? ये चाहे आप इस ऑर्डर से मैच कर लीजिए या इनसे, दो दो लेकर के चलेंगे, पूरे पूरे को नहीं कर पाएंगे पहले।
तो ये ए और ई हमने देखा और उस हिसाब से इस पोजीशन पहुंचे कि ए ये इसका ई का रूट होगा, पेरेंट होगा। अब बचे हुए हमारे लेफ्ट पार्ट में सी और के, ये दो नोड हमारे बचे सी एंड के। अब आप देखिए, जब रूट के बाद हम लोग इसमें रूट के बाद लेफ्ट और लेफ्ट के बाद राइट आते हैं, तो राइट हम जब आएंगे तो फिर से हमें क्या मिलेगा, ट्री मिलेगा और उसका भी पहले रूट लिखेंगे और फिर हम उसका चाइल्ड लिखेंगे। तो अगर हम प्री ऑर्डर की बात करें तो के और सी है, यानी के रूट रहेगा, सी उसका चाइल्ड रहेगा। यहाँ पे क्या है, सी और के, यानी लेफ्ट पहले होगा और रूट बाद में होगा। ये आपको दोनों बार पोजीशन चेक करके देखनी होगी। यानी हमको ऐसा लगता है वी रीच एट दिस कंक्लूजन कि ए इसका राइट चाइल्ड तो है क्योंकि हम राइट में गए हैं, और के उसमें से पेरेंट है और उसका लेफ्ट चाइल्ड है सी। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम राइट में गए तो इसके अकॉर्डिंग ये ट्री मिला, तो जिसका रूट पहले लिखेंगे यानी के पहले लिखेंगे और बाद में सी लिखेंगे, लेफ्ट चाइल्ड। रूट और लेफ्ट जहां ट्री मिलेगा ये फिर से कॉल होगा प्रोसीजर अपने आप को। तो रूट पहले लिखा और लेफ्ट बाद में लिखा। जहां उसके बाद इन ऑर्डर में बात की तो फिर से एक ट्री मिल रहा है, तो जब ट्री मिला तो इन ऑर्डर में लेफ्ट पे पहले जाना है, यानी हम लेफ्ट में पहले चले गए, सी और फिर इसके बाद रूट के। तो सी और के, इतना समझ में आया कि किस तरह से हम लोग यहां पहुंच रहे हैं। इसके लिए इसीलिए पहले ट्रेवर्सल बताया जाता है, बाद में ट्रेवर्सल से कंस्ट्रक्शन बताया जाता है कि अब हम लोग की जो थॉट्स हैं और जो एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, वो ज्यादा बढ़ गई है डूइंग लॉट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ट्रेवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री। बात समझ में आ रही है? हमने किस ऑब्जर्वेशन के साथ ये लगाया, इसका और कोई रूल नहीं है, बस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जब हम लगा रहे हैं तो क्या हमारे दिए हुए ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब ये देखिए पूरा हमारा लेफ्ट पार्ट कवर हो गया, इन ऑर्डर से ही हमें पता चलेगा, और बचा हमारा ये राइट पार्ट। तो अब हम एफ के राइट में चले आए ऐसे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये भी इसका राइट पार्ट है। डी एच, यानी डी पहले है फिर एच है, ये इसका लेफ्ट रहा होगा, और यहाँ पे पहले एच लेफ्ट है और ये रूट है। यहाँ ये रूट है, ये लेफ्ट है, यहाँ पे भी ये लेफ्ट है, ये रूट है, लेकिन कुल मिलाकर के रूट रूट है और लेफ्ट लेफ्ट है। तो डी इसका पेरेंट होगा जिसका कि ये डी बनाया हुआ है, लेफ्ट चाइल्ड एच होगा। देख रहे हैं, डी एच यानी रूट और लेफ्ट। यहां देखिए लिखा है रूट और लेफ्ट, रूट और लेफ्ट। यहां पे लेफ्ट और रूट, ये लेफ्ट एच और रूट डी। उसके बाद क्या है, बी और जी। आप समझ रहे हैं, यानी लेफ्ट रूट, यहां पे क्या लिखा हुआ है, जी बी, यानी रूट और लेफ्ट। तो कुल मिला के लेफ्ट आपका बी ही है, लेकिन ये इसका राइट पार्ट होगा क्योंकि आपने रूट लेफ्ट और उसके बाद फिर हम राइट में जाते हैं, तो ये राइट पार्ट होगा डी का जी, और इसका लेफ्ट होगा हमारा बी। समझ रहे हैं? ये समझ में आया? कुछ लोगों की तो आवाज ही चली गई मुझे लग रहा है। यस सर। सर एक बार जी और बी का बता दीजिए। जी और बी का ना, देखिए ये क्या लिखा है आयुषी, जी एंड बी, यानी रूट और लेफ्ट। ये जी रूट है, बी लेफ्ट। यहां पे लिखा है बी और जी। इन ऑर्डर में क्या होता है, पहले लेफ्ट फिर रूट। तो बी चाहे इन ऑर्डर हो चाहे प्री ऑर्डर हो, ये लेफ्ट चाइल्ड है, और जी इनका पेरेंट है। जी जो है बी का पेरेंट है, इसलिए जी को हमने पेरेंट बनाया और बी को इसका लेफ्ट चाइल्ड बनाया। और ये पूरा पार्ट डी का है, क्योंकि चाहे इन ऑर्डर देखें चाहे प्री ऑर्डर देखें,
भाई इन ऑर्डर में क्या करते हैं, लेफ्ट रूट राइट, प्री ऑर्डर में रूट लेफ्ट और राइट, अगर ट्री मिलेगा तो फिर से रूट और लेफ्ट। आप देखिए ये हमारा ट्री बन गया। अब इसको चाहे तो आप वापस ट्रेवर्स कर लीजिए, क्या आपको पोस्ट ऑर्डर दिया हुआ मिलता है, इसी में आप पोस्ट ऑर्डर देख लीजिए। हमने हालांकि प्री और इन और लिया है जो थोड़ा हमको आसान पड़ता है। पोस्ट में भी यही आप प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं कि पोस्ट में बाद में पहले आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट, फिर राइट और फिर रूट, रूट आखिरी में मिलेगा। और ऐसे भी आप देख पाते हैं, जैसे कि आप पहले एक बार समझ लीजिए, ट्रेवर्सल लेफ्ट राइट रूट है, तो ये ट्री है, इसके लेफ्ट में गए, यहाँ एक ट्री मिला इसका, हम लेफ्ट में गए तो ई, फिर इसके राइट में चले गए तो के, जब के पे पहुंचे तो फिर से एक ट्री मिल रहा है जिसके हमें लेफ्ट में जाना है। ये देखिए जहां ट्री मिलेगा प्रोसीजर कॉल होगा और उसके लेफ्ट में चले गए यानी सी। फिर हमें के राइट में जाना था, राइट है नहीं इसलिए रूट लिख लिया के, फिर रूट ए, ठीक, उसके बाद राइट में जाना है क्योंकि हमें रूट नहीं लिखना होता है, ये पूरा लेफ्ट पार्ट हो गया, ये देख रहे हैं ई सी के ए। फिर राइट में चले गए, राइट में गए एक ट्री मिला, ट्री मिला तो प्रोसीजर कॉल हुआ लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब फिर इसके लेफ्ट में चले गए यानी हमको क्या मिला एच। फिर जाना हमें राइट में, सीधे राइट में चले गए, डी के राइट में चले गए, जी, जी मिला। लेकिन जहां आप जी लिखने चलेंगे उससे पहले आप देखेंगे कहीं ट्री तो नहीं है, तो ट्री है क्योंकि उसका लेफ्ट चाइल्ड यहाँ लगा हुआ है। तो जब लेफ्ट चाइल्ड लगा हुआ है तो इस प्रोसीजर को फिर से फॉलो करिए और इसके भी लेफ्ट पहुंच जाइए। तो हमने लिखा बी, फिर इसका राइट है नहीं तो रूट जी, देन रूट दिस पार्ट जीबी का रूट डी। ये पूरा इस ट्री का राइट हम लोग ने एनालिसिस कर लिया और लास्ट में रूट ऑफ द ट्री। ये देखिए यही तो लिखा हुआ था, इसका मतलब ये हमने चेक कर लिया ये बने हुए ऊपर के दो ऑर्डर के से ट्री से कि हमारा ये ट्रेवर्सल पोस्ट ऑर्डर करेक्ट है, जो कि हमने कहा था कि ये भी हमको गिवन हो। तो आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे उसमें दो ही ऑर्डर मिलते हैं जनरली, समझ रहे हैं, तीन ऑर्डर नहीं मिलेंगे। और इसी तरह से हिट एंड ट्रायल करके और पास्ट एक्सपीरियंस के साथ जो ट्रेवर्सल है इसको फॉलो करते हुए ही लगाएंगे आप इसको, ठीक है। इसकी यही गाइडलाइन है, इसमें कोई दिक्कत हो, किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। प्रखर गुप्ता, मुझे लग रहा है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यस सर। हाँ, इसका क्वेश्चन बहुत आता है, थ्योरी एग्जाम में बहुत आता है और यही क्वेश्चन आता है। यही क्वेश्चन 3 बार आया लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम में एंड सेमेस्टर में, इसीलिए मैं हर बार इसी को क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। बाकी आप ट्राई करते रहिएगा बना करके, जैसे जो ट्रेवर्सल आया है उस ट्रेवर्सल को एक जगह दूसरे पेज में लिख लीजिए ब्लैंक पेज में और वापस ट्री बनाने की कोशिश करिए। और ट्री जो है जो आप जिसका ट्रेवर्सल लेंगे तो कोशिश करिए छोटा हो, बहुत बड़ा ना हो। तो छोटे छोटे से प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर के आप प्रोफिशिएंट हो पाएंगे, ठीक। नाउ कम टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा मेन आज का टारगेट है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग? ये तो प्रखर ने कहा था तो हमने क्वेश्चन जो है ये डिस्कस कर लिया। हाँ, ये प्रखर ने कहा था कि क्वेश्चन इस तरह से भी क्या हो सकता है या आता है, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि लास्ट में बताएंगे, लेकिन अब ये लास्ट हो ही गया है इस यूनिट का। तो और ये बहुत टाइम भी टेकिंग नहीं है, ठीक है। अभी हमारा एवीएल भी बचा हुआ है, वो हम आखिरी में और बताएंगे। उसके हमने नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए। वीडियो जिन्होंने वीडियो देख लिया होगा दे विल बी कैपेबल टू कंस्ट्रक्ट एवीएल ट्री, क्योंकि वो हमारा ही खुद का वीडियो है। जिसने भी देखा होगा, प्रखर देखा है नहीं देखा अभी? सर मैंने अभी बुक से पढ़ा है सर, वीडियो देखो। नहीं नहीं, वीडियो देखो, बुक से तो पढ़ा ही होगा, वीडियो देखो, मेरा खुद का वीडियो है।
तो अब हम लोगों ने बहुत सारी सॉर्टिंग एंड सर्चिंग एल्गोरिथम्स पढ़ ली हैं। ज्यादातर कॉम्प्लेक्सिटी की हमें यही जरूरत पड़ती है, कैलकुलेट करना पड़ता है कि कौन सी एल्गोरिथम, कौन सा मेथड ज्यादा इफेक्टिव है। सॉर्टिंग के इतने मेथड्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सर्चिंग के 2 मेथड डिस्कस किए हैं, स्टैक का हम लोगों ने 2 मेथड डिस्कस किया है, लिंक और आपका एरे। लिंक वाला प्रोग्राम हमें आपको बताना है, वो भी हम बीच में इसी तरह से टाइम निकाल के आपको डिस्कस करेंगे, या एक्स्ट्रा लेक्चर सैटरडे में प्लान करेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। क्यू के भी 2 मेथड होते हैं, और ट्री जो हमने बनाया था वो हमने ऑलरेडी डायनेमिक नेचर का ही बनाया था। ठीक है, तो इतने सारे जब हमारे पास अपॉर्चुनिटीज होती है, मेथड्स होते हैं, तो उसमें से बेस्ट कौन है, तो हम लोग बेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन का एक टर्म जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। So, जो complexity is the factor by which we will be capable to analyze the performance of any algorithm. समझ रहे हैं? कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही यही हो गया कि एक ऐसा फैक्टर जिससे कि हम उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। एल्गोरिथम आप सबको पता है, फाइनाइट सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, those if followed accomplishes a particular task. Criteria of an algorithm, all of you know the things, क्योंकि ये जो शॉर्ट नोट में पूछे जाते हैं। इनपुट्स आर देयर, जो हम लोग इनपुट देते हैं, आउटपुट कुछ रिजल्टिंग होता है, डेफिनेटनेस, डिफाइनेटनेस, ईच इंस्ट्रक्शन इज क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, finiteness in algorithm, it will be terminated after a finite number of steps at all different cases, and effectiveness, each instruction must be clear, basic and effective to solve the purpose. ठीक है, जब हम एल्गोरिथम के एनालिसिस करते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को इवेलुएट करना। तो कॉम्प्लेक्सिटी की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है, एक बार नहीं तो फिर से नोट डाउन कर लीजिए। जो मैं अपने टर्म्स में आपको बता रहा हूं, हो सकता है इस नोट्स में आपको ना मिले वो इफेक्टिव डेफिनेशन, इसलिए लिख जरूर लीजिए। 1 लाइन डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्सिटी इज द फैक्टर बाय विच वी कैन एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एनी एल्गोरिथम। दिस इज माय ओन डेफिनेशन क्रिएटेड बाय माय ओन वर्ड्स, और बहुत ही सिंपल है। कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो एज नेम सजेस्ट, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज द टर्म or the factor which consider about the time and execution of any algorithm which is consumed, जो भी टाइम आपको लग रहा है। The time complexity of any algorithm is basic factor, क्योंकि जो भी हम बताते हैं परफॉर्मेंस, वेटिंग टाइम या रिस्पॉन्स टाइम, टाइम की जहां बात होती है वहां पे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करते हैं। और अभी हम जब डिस्कस करेंगे वो भी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही होगी, एक एग्जांपल लेकर के भी, जो कॉमनली पूछा भी जाता है। ठीक है, जो भी इनपुट साइज होगा, जो हमारा डेफिनेट, ज्यादातर हम लोग डेफिनेट इनपुट साइज की ही बात करते हैं। सपोज करिए n एलिमेंट्स है, तो उन n एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट होने में, सॉर्ट होने में, चाहे सर्च करना हो, उसमें से ढूंढना हो, वो जो भी हमारा टाइम एक्सपेंड होता है, उसको एक्सपेंड होने में जो टाइम कैलकुलेट होता है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आता है। और मेन रीजन क्यों होता है, व्हाई वी यू कैन से दैट एनएक्सियस टू मेजर द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। कोई बताएगा क्यों हम लोग चाहते हैं कि ये कैलकुलेशन हो, जबकि हमारे पास इतने सारे मेथड पड़े हुए हैं, इतने सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, तो हम टाइम के फ्रेम में क्यों पढ़ें? हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्विक सॉर्ट इसलिए यूज होता है और हीप सॉर्ट इसलिए यूज होता है, इंसर्शन और ये सिलेक्शन और जो आपके बबल, ये इसलिए पर्पस होते हैं। तो टाइम फैक्टर कहाँ से आ गया चैतन्य गुप्ता? टाइम की हमें क्यों जरूरत होनी चाहिए, या हम क्यों किसी को अच्छा और बुरा कहें?
सर वही प्रोग्राम अच्छा होगा जो सर हमारा सोल्यूशन जल्दी ला के दे दे। सर मान लीजिए बहुत बड़ी कोई एरे होगी तो सर सबसे पहले जो उसको कंप्लीट करेगा सर वो हमारा सबसे ज्यादा सर एफिशिएंट होगा सर। बिल्कुल। जब हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत हैं, जब हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, तो अब हमको सारे ऑप्शन के साथ तो जाना नहीं है। किसी न किसी कंडीशन या सर्कमस्टांसेस पे हमको एक पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करना है, उसके साथ जाना है। तो अब अच्छा कौन है बुरा कौन, जैसे हम लोग कहते हैं आपके यहाँ ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट हमने किस तरह से, भाई फर्स्ट का कोई क्राइटेरिया तो होगा। कैसे हम किसी को कहेंगे कि ये बेस्ट बच्चा है, ये इसकी पोजीशन बहुत अच्छी है, ये हर चीज बहुत अच्छे से समझता है, ये बहुत सिंसियर है। तो ये सब जो हमारे एडजेक्टिव्स हैं, इनको एडजेक्टिव्स बनाने के लिए कुछ प्रोसेस भी तो परफॉर्म करने होंगे, कुछ टास्क भी तो परफॉर्म करने होंगे, कुछ डिसीजन लेने होंगे। ठीक। तो कॉम्प्लेक्सिटी का जब हमने कहा ये बेस्ट है ये वर्स्ट है, तो उसको इवेलुएट करने के लिए कुछ एक्सरसाइज की जरूरत होती है, या समटाइम वी मे बी इंटरेस्टेड टू नो इन एडवांस। हमें पहले से ही हम लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि कोई भी प्रोग्राम क्या हमको सेटिस्फैक्टरी, यू कैन से दैट रियल टाइम रिस्पॉन्स प्रोवाइड भी करेगा कि नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो कि वो जो है इंडेफिनिट टाइम के लिए हमको वेट करा दे। ठीक है, क्योंकि वी ऑलवेज टॉक द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू, 100% सीपीयू यूटिलाइजेशन। नंबर ऑफ टास्क जो है वो परफॉर्म होते हैं एट अ सेम टाइम, तो उसमें से बेस्ट कौन होगा। दूसरा, you can say that time complexity is the factor, so that we can count all the, you can say that operation performed in a limited time duration that is allotted for a task। और टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमने कहीं वेब बेस्ड इसको बना दिया, यहाँ हमने कहीं इसको वेब पे डाला और नंबर ऑफ यूजर्स आर देयर जो हमारे इस सॉफ्टवेयर को या हमारे इस एल्गोरिथम को यूज कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोई एक उसको बहुत टाइम तक होल्ड करके बैठे, उसका एरे इतना बड़ा हो जाए तो दूसरे को वेट करना पड़े, उसका वेट अनडिफिनिट हो जाए, डेडलॉक की कंडीशन हो जाए, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत समय तक अगर आप किसी भी पेज को रिफ्रेश नहीं करते हैं या उसमें कोई इवेंट फायर नहीं करते हैं, तो वो पेज हमारा ऑटोमेटिकली उसका वो क्या कहते हैं हमारे कंसोल से चला जाता है या हमको री लॉगिन के लिए बोलता है। मींस हमको एक सेशन बनाना पड़ता है, टाइम बताना पड़ता है, उस सेशन और टाइम के अंदर ही वो यूजर रिस्पॉन्ड कर दे और उसको हम क्विक आंसर दे दें। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी टाइम जो हम बात करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव की बात करते हैं, वो इसीलिए इसी पर्सपेक्टिव में करते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम ना लगे। बहुत बड़ा एरे है और हमने बबल सॉर्ट ले लिया, हमारा बहुत टाइम लगेगा, तो हमारे बाकी जो यूजर्स हैं उनको प्रॉब्लम हो। हमने सेशन अपने लिए होल्ड करके रखा हुआ है, काम किया, लेकिन बाद में सेशन तो हमारे लिए अलॉट है, कोई इवेंट फायर नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई क्वेरी फायर नहीं हो रही है, लेकिन हमने उसको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि अगर आप रिपीटेडली उसको यूज नहीं कर रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ सेकेंड्स या मिनट्स का टाइम अलॉट किया जाता नहीं कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सेशन ऑफ हो जाता है, एक्सपायर कर जाता है। इसलिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्ट्रेंट बन गया है नाउ ए डेज। दूसरा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। Space complexity is defining as the process of defining a formula for prediction of how much memory space is required for successful execution of program. Means we are the person, we are the user, चाहे वो आप हो चाहे हम हो, वो हमेशा एडवांस में ही नोटिस करने लगते हैं कि जो भी हम कोड लिख रहे हैं, जो भी हम एल्गोरिथम को लिखने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है क्या, वो हमारी मेमोरी को बहुत ज्यादा इफेक्ट तो नहीं करेगा, वो नंबर ऑफ कोड्स एग्जीक्यूशन के लिए हमें बहुत ज्यादा मेमोरी की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ये सब भी पहले से ही हमें एज अ ह्यूमन बीइंग और कॉन्शियस यूजर एडवांस में जानने की हमारी टैक्टिस रहती है या हमारी विलिंगनेस है, जानने की इच्छा रहती है। सो
जो स्पेस नीडेड बाय प्रोग्राम ड्यूरिंग एनी एल्गोरिथम नोन एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस आपके हो कौन कौन से सकते हैं, जिनको आप कह सकते हैं जैसे कोई हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो हमारा डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा है, या कभी कभी आपने देखा होगा हम लोग रन टाइम में भी एलोकेटेड स्पेस देते हैं। जैसे हम लोग ने लिंक लिस्ट बनाया तो उसमें हमको रन टाइम पे ही मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है। तो रन टाइम में मेमोरी एलोकेट तो कर रहे हैं, फ्री भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये भी देखना चाहते हैं कि क्या हमारे पास उतनी स्पेस है भी, बची भी है। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग को परफॉर्मेंस सही नहीं मिलती तो हम कहते हैं हमारा रैम फुल हो गया, उसमें कैश डेटा ज्यादा चला गया, तो हम लोग उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, कैश डेटा को डिलीट करते हैं। आपने देखा है ये चीज नहीं, और फील किया कि नहीं किया है? आप जब अपना मोबाइल यूज करते हैं और वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वो आपके कैश डेटा को भरता रहता है, तो उससे क्या होता है कि जो मेन मेमोरी का हिस्सा भी वो कैश मेमोरी खा जाती है। कैश मेमोरी के बारे में आप सब लोग मुझे लग रहा है फर्स्ट सेमेस्टर बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना सब लोग? बोले कि नहीं? हाँ, तो जितना भी डेटा आप जो भी कहीं डाउनलोड करेंगे या कहीं रियल लाइफ कोई वीडियो देखेंगे, वो सबसे पहले कैश में ही सेव होता है। ठीक है, कैश में ही सेव होकर के तब आपके पास आता है, तो वो हमें टाइम टू टाइम उसको रिलीज करना पड़ता है। तो वी मस्ट केयरफुल अबाउट कि हमारे पास स्पेस है कि नहीं। ठीक है, लिखने के लिए एल्गोरिथम या प्रोसेस को ये स्पेस है कि नहीं है, या कितना स्पेस इसमें रिक्वायर्ड होगा। जो हम नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन लिख रहे हैं, कितना स्पेस इसमें हमको लगेगा। स्पेस का मतलब ये नहीं होता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं स्टेप, साथ ही साथ जब आप ये रन होगा, ये कोड जब रन होगा तो कितने नंबर ऑफ पासेस ये लेगा। जैसे प्रोग्राम इंसर्शन सॉर्ट का बहुत छोटा है, लेकिन अगर बहुत बड़े के लिए इसको यूज कर दिया जाए तो नंबर ऑफ पासेस इसके बहुत ज्यादा हो जाएंगे। समझ रहे हैं? उतना ही मेमोरी ये आपका कंज्यूम कर देगा। ये बात सबको समझ में आई, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम? यस सर। अब हम एक Yes, sir. कॉमन एग्जांपल लेंगे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। जो आपको हर किताब में अगर कहीं भी देखेंगे कॉम्प्लेक्सिटी का टर्म पढ़ेंगे तो ये एक एग्जांपल जरूर लिया जाता है कि इंसर्शन सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को ही हम एज एन एग्जांपल मान करके हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो चाहे तो आप हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस। और हम लोग वर्स्ट केस पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर एवरेज केस कैलकुलेट करेंगे और फिर बेस्ट केस कैलकुलेट करेंगे। तो वर्स्ट केस का मतलब क्या हुआ कि जो भी एरे आपको दिया हुआ है, अगर उसमें n एलिमेंट्स हैं तो ईच एंड एवरी एलिमेंट्स आर अनसॉर्टेड मैनर। मतलब कोई भी एरे आपको दिया गया है वो सॉर्टेड है ही नहीं, अगल बगल के एलिमेंट भी सॉर्टेड नहीं है। समझ रहे हैं? सबसे वर्स्ट कंडीशन है। तो नंबर ऑफ कंपैरिजंस जो आप लोगों ने हमने आपको एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है, जो नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे वो कितने हो जाएंगे? अगर n एलिमेंट है तो एटलीस्ट n-1 तो कंपैरिजंस होंगे। जो एलिमेंट से आप एक कोई एलिमेंट उठा लेंगे तो वो सारे एलिमेंट से तो कंपेयर होगा ही होगा। वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, एग्री है ना? आप रिवर्स ऑर्डर में उठा लीजिए कहीं से भी, तो वो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स जो है, एक एलिमेंट उठाएंगे वो सारे एलिमेंट से कंपैरिजन होगा, तो एटलीस्ट n-1 कंपैरिजन तो बनेंगे ही बनेंगे। मेरा व्हाइट बोर्ड का ये, तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो एटलीस्ट n-1 कंपैरिजन बनेंगे। एटलीस्ट क्या, एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। लिस्ट की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि सारे एलिमेंट हमारे अनसॉर्टेड हैं, कोई अगल बगल वाला भी सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसकी हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करते हैं। और हमने जो आपको प्रोग्राम दिखाया था तो उसमें जो है आपका जो इनर लूप चला था, इनर लूप से ही आप जो है वो क्या कहते हैं सॉर्टिंग कर पा रहे थे इंसर्शन सॉर्ट की। तो वो भी आपका जो मैक्सिमम n-1 टाइम्स जो है वो चलेगा, या n-1 कंपैरिजंस लेगा एट मोस्ट। तो अगर हम वो जैसे n
-1, फिर n-2, फिर n-3, इस तरह से कंपैरिजन करते चले जाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कि वो एक जीपी क्रिएट करेगा। क्या वो, सॉरी, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कैलकुलेट करेगा कि इसके लिए n-1 है, फिर n-2 कंपैरिजन है, फिर n-3 कंपैरिजन है। इस तरह से होते होते फिर लास्ट में जाते 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 1 तक पहुंच जाएगा, जो कि अपना खुद का एक एलिमेंट है, जो फर्स्ट एलिमेंट जिसको हमने कहा, उसी को उठा करके कंपैरिजन हमने स्टार्ट कर दी है। तो ये आपकी क्या बन रही है, आपने सबने पढ़ा ही होगा, जीपी बनती है। वो सॉरी, बार बार जीपी निकल रहा है, एपी बनती है। जीपी आपकी बनती है क्विक सॉर्ट में, जहां पे आपके पहले 2 सबलिस्ट टूटते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, मुझे वो भी बताना है अभी। तो ये आपकी एपी बनती है। एपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए कोई भी जल्दी। 1/2 सर 2a plus n-1d। n/2, अब जो लोग नहीं बता पा रहे हैं वो 2a प्लस 2a plus n-1 into d। n-1 और d, ऐसा ही D। होता है। यस इसमें सर। फॉर्मूला ही लगेंगे, क्योंकि आपको स्टेप देखने पड़ेंगे कैसे होंगे। यहाँ तो आप देख पा रहे हैं n नंबर्स हैं, तो एटलीस्ट n-1 कंपेरिजन होगी। एक तो अपने आप को खुद से दूसरे वाले से कंपेयर करेगा, खुद से क्या कंपेयर करेगा, खुद तो वो एलिमेंट है ही। ठीक है, तो n-1 आपने कंपेरिजन कर दिए n/2 टू a फर्स्ट टर्म है जिसकी वैल्यू 1 है, प्लस n की वैल्यू n-1। यहां पे भी तो वही होगा, और d की वैल्यू भी 1 है। कॉमन डिफरेंस d जो है वो 1 है। कितना हुआ, n-2, बचा क्या, n-1 n/2, यही तो बचा, यानी यस सर। n²/2 माइनस n/2, यही बचा। ठीक है, ये टर्म जब आप देख पा रहे हैं, तो हम जब कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, ये टर्म बहुत छोटा हुआ है, तो इसको हमने निग्लेक्ट कर दिया। अब आपका बचा n²/2, जिसमें कि 1/2 कांस्टेंट है, इसको भी हमने स्किप कर दिया। बचा कितना, n²। ठीक है, तो n² जो आपका टोटल टाइम जो खर्च होगा, वो एटलीस्ट n² खर्च होगा, अगर हम सारे प्रोसीजर के टाइम को, कंपैरिजन को ऐड कर दें। इसको रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं बिग O, n²। ठीक है, तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो वर्स्ट केस में इंसर्शन सॉर्ट की बिग O n² होती है, और ये सिलेक्शन की भी होती है, ये बबल की भी होती है, कि कंपैरिजन लगभग इतने ही सबके होते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा एवरेज केस। एवरेज केस में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज केस में मैंने आपको कल पॉसिबिलिटी बताई थी कि हो सकता है कि आपका हाफ एरे, हो सकता है, ये ऐसा जरूरी नहीं है, हाफ एरे आपका सॉर्टेड हो, हाफ एरे आपका अनसॉर्टेड हो। यानी हम मान के चलते हैं कि जो हमारे वहां n-1 कंपैरिजन थे, तो n-1/2 कंपैरिजन होंगे। बात समझ में आ रही है, एवरेज केस में। तो जब n-1/2 कंपैरिजन होंगे, इनका
सम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, जो सबका टाइम लगेगा, हर कंपेरिजन का टाइम लगेगा, उसका सम का फॉर्मूला जो आप लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, n-1 बाई कितना हो जाएगा ये 4। आवाज नहीं पहुंची क्या मेरी महेंद्र? Yes, sir. यस सर। गूंगे बहरे क्यों हो जाते हो भैया, बोलते रहा करो। यस सर। 2a मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, तो a तो 1 है भाई, उसमें 1/2 टाइम लगेगा, फिर उसमें 1 लगेगा, फिर उसमें 3/2 लगेगा, लास्ट में अगर आप देखिए ऐसे होते होते n-1/2 लगेगा टाइम। सबको ऐड कर दे रहे हैं हम, तो 2a की वैल्यू 1 है, 2 into 1 कर दिया, n-1 यानी n-1/2 -1 d1, ये मल्टीप्लाई है, ये ध्यान रखिएगा। n-1/4, ओहो पूरा गड़बड़ हो गया, लिखते चलिए नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और इसका सिर्फ इसी का ही पूछा जाता है कंपैरिजन, प्रूफ करने को आएगा। ये 2 into 1 है, ध्यान रखिए। कितना हुआ, n-1 -2, ये एलसीएम पूरे का 2 आया, तो ये हो गया 4 प्लस n-3/2, ये कितना हुआ, n-1 और ये हुआ n+1/8। तो ये फॉर्मूला किस चीज का बना हुआ है, n-1 n+1 यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हाँ वेरी गुड, n स्क्वायर -1/8, यही हुआ ना? Yes, sir. ये n स्क्वायर बाई 8 -1/8, तो ये तो कांस्टेंट छूट गया, और ये 1/8 जो है ये भी आपका हटा दिया हमने, ये तो 1/8 था यहाँ था, और ये -1/8 था यहाँ पे, तो ये तो हमने पहले डिस्कार्ड कर दिया, और इसका कांस्टेंट पार्ट भी छोड़ दिया, क्योंकि हमें सिर्फ वेरिएबल पार्ट नहीं लेना है। तो ये भी बिग ओ एन स्क्वायर में अगर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा एवरेज केस में, यानी एवरेज केस में भी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बिग ओ एन स्क्वायर है। बिग ओ मतलब कैपिटल नहीं बोलते हैं इसमें, बिग ओ बोलते हैं, बड़ा वाला ओ, कैपिटल ओ को यहाँ बिग ओ बोलते हैं। और का बेस्ट केस में क्या हो सकता है, जैसा आप यहाँ देख भी पा रहे हैं, बेस्ट केस में सारे एलिमेंट जो आपको दिए गए हैं वो अपनी राइट प्लेस में है, यानी जितने भी हैं वो सब एक ही इंस्टेंस में, अगर आप पूरे n एलिमेंट सर्च कर दे रहे हैं तो एक ही बार में वो पूरे सॉर्ट हो जा रहे हैं, या सर्च कर रहे हैं तो एक ही बार में वो एलिमेंट अपनी जो ऑब्जर्व पोजीशन है, डिजायर्ड पोजीशन, उसको होल्ड कर पा रहा है। तो ये हमारी बिग ओ एन है, यानी जो एवरेज हमको एरे दिया है वो सॉर्टेड में ही दिया हुआ है, हमें कुछ भी नहीं करना, एक भी स्टेप फॉलो नहीं करने हैं, तो वो सारा हमारा बिग ओ एन में आ जाता है, यानी हमें कुछ करना ही नहीं है। और एक ही स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कि एक बार प्रोग्राम लिखा, एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद वो पूरा हमारा रिजल्ट प्रोड्यूस कर दे रहा है, यानी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वन टाइम फॉलो हो रहे हैं, देन इट इज नोन एज बिग ओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये जो बिग ओ एन स्क्वायर वर्स्ट केस और एवरेज केस में, ये मैंने आपको इस एग्जांपल से कैलकुलेट करके दिखाई, आप भी कर सकते हैं कि कैसे हुआ, स्टेप्स कैसे फॉलो हुए, और प्रोग्राम मैंने आपको दिया ही हुआ है। तो दिस इज द
कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट। इसी तरह से सारी की कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट की जाती है। अगर आप, जैसे मैंने क्विक सॉर्ट बताया, तो प्रोसीजर को इसीलिए एक्सप्लेन करने का मतलब ही यही है कि आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी क्रिएट कर पाए। आप देख पा रहे हैं कि जब हम उसमें पिवोट निकालते हैं तो लिस्ट आपकी 2 पार्ट में ब्रेक हो जाती है, फिर उसके बाद 4 में चली जाती है, 4 8 बन जाता है, जीपी बनती है। उसके भी nth टर्म का सॉल्यूशन जो है फॉर्मूला सम निकाल दीजिए, जिसका कॉमन रेशियो आपका 2 होगा, और जो भी वैल्यू होती है उसको हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी के टर्म में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैं एक चार्ट आपको दे दूंगा लास्ट में, आपको सबकी नहीं निकालने को आएगी, सिर्फ इंसर्शन सॉर्ट का ही ज्यादातर पूछा जाता है, और बाकी आपको एग्जाम्पल में या एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस में, वहां पे आपको डायरेक्ट लिखनी होगी। मैंने आपका क्विज लिया होगा, फर्स्ट क्विज आपकी हुई होगी, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि आपका क्वेश्चन जरूर रहा होगा ये। यस सर। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब यही होता है। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है आप हमसे पूछिएगा। ये नोट्स और वो ये वीडियो मैं आपको साथ में शेयर कर रहा हूँ। अटेंडेंस लिख दीजिए सब लोग। सब लोग अटेंडेंस लिख दीजिए। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि नंबर जो भी स्टेप्स आपके यूज हो रहे हैं उनमें जो टाइम कंज्यूम हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ स्पेसेस जितने इंस्ट्रक्शन हमारे स्पेस ले रहे हैं वो हमको कैलकुलेट करना है, और तीनों ही केस कवर करना है, बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज। बेस्ट तो बेस्ट ही होता है, एवरेज और वर्स्ट केस को ही हमें काउंट करना है। और भी जैसे जैसे टाइम हम लोग का एक्सपेंड होता चला जाएगा तो हम इक्वल एल्गोरिथम का इसी तरह से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट तो मेरा टारगेट ये है कल हम लोग हैशिंग पढ़ेंगे। नया टॉपिक हमारा हैशिंग। ठीक है, जिनका अटेंडेंस लिख दी है वो सब क्विट कर लें। जिनकी भी अटेंडेंस हो गई वो सब क्विट कर लें। सर तब तक बताना पड़ेगा। सर वो ट्यूट वन में सर एक क्वेश्चन था सर, वो लिंक लिस्ट का था। उसमें सर आपने कहा था स्टैक के ऑपरेशन से वो परफॉर्म होगा, आपने कहा था वो बाद में बताएंगे। और क्वेश्चन सर एक लिंक लिस्ट का था कि मतलब एक लिंक लिस्ट हमें गिवन है, उसका जो उसको 2 पार्ट में बांटना है, और जो उसका आगे वाला पार्ट है उसको पीछे नहीं, लगा मैं उसको देना है। हैंडल करूंगा, मैं उसको डिस्कस करूंगा। पहले थोड़ा सिलेबस और जाने दो, वो सारे क्वेश्चन हमको डिस्कस करेंगे। ठीक है, यस सर। अभी रुक जाओ, क्योंकि वो बाकी को भी उस लेवल तक पहुंचने दो। ये तुम्हारे कहने पे ही मैंने ये वाला ट्री डिस्कस किया है। अभी अभी इसमें और टाइम चाहिए बच्चों को, तो उसका टाइम होगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे लास्ट में। ओके सर। ठीक है, हाँ, मैंने एड्रेस कर लिया, मेरे उसमें है, नोट में है, लेकिन हमें सबको देखना है, एक ही को नहीं देखना है। आधे लोगों का भी ट्री नहीं बनाना आया होगा, तो सबको देखना है। यस तो बेस्ट ऑफ लक। सर, थैंक यू सर।